आज मैं आपको कैलकुलस की कहानी बताना चाहूँगा। कैलकुलस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसे हायर मैथमेटिक्स का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। कहा जाता है कि कैलकुलस के आने के बाद गणित की दुनिया में एक रिवॉल्यूशंस आ गया। आप भी जानना चाहोगे ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अस्थिर नहीं है। हमारे आसपास की अधिकांश चीज़ें या तो गतिशील अवस्था में है या कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ये जो हम अपनी पृथ्वी को समझते हैं कि वो अस्थिर है, वह भी अस्थिर नहीं है, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमते रहती है। और पृथ्वी के घूमने के साथ साथ इसके जो वायुमंडल के असंख्य मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एट रैंडम कंटिन्यूसली घूमते रहते, चेंज होते रहते। और इसी बीच में प्लांट्स ग्रो हो रहा है, सब्सटेंसेस डिके हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज एंड फॉल है, तो जीवन भी इसी में चलता रहता है। कहा जाता है कि मैथ्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम जो भी घटनाओं को देखते हैं कि बार बार हो रही है और मैथमेटिक्स के प्रेजेंट कंसेप्ट के अनुसार उसको डिस्क्राइब करना संभव नहीं है, तो वहीं से एक नया कंसेप्ट का जन्म होता है। कैलकुलस भी कुछ ऐसा ही हुआ। जितने भी मोशंस या चेंज है उसका एक्यूरेट मॉडलिंग के लिए न्यूटन या लेबनिज के द्वारा कैलकुलस किया स्थापित किया गया। जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि फ्रेम बाय फ्रेम सीक्वेंस को जोड़कर उसमें मोशन प्रदान किया जाता, कैलकुलस भी कुछ ऐसा ही करता है। मैं आपको बताऊं कि कैलकुलस का तात्कालिक कारण था इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज जैसे चीज़ों को सही ढंग से व्याख्या करना। और न्यूटन लेबनिज के इसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आया जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब ये इनक्रेडिबल टूल के कारण हम सो मेनी चीज़ों को डिफाइन करने में सक्षम हैं। जो हम स्पेस में अपना शटल अभियान कर रहे हैं उसका सही व्याख्या हमारा इसी कैलकुलस का देन है। इवन इफ जो इन्फेक्शस डिजीज स्प्रेड करता है उसकी भी व्याख्या हमारा कैलकुलस के द्वारा होता है। वायलिन के तार से जो म्यूज़िक निकलता है कैसे वो निकल रहा है इसका व्याख्या करना हो, स्पिनिंग टॉप की व्याख्या करना हो, ये सारे काम हमारे कैलकुलस के माध्यम से संभव है। ये जानने के पहले हम बतलाना चाहेंगे कि कुछ जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसके वास्तव में इंट्यूटिव मीनिंग क्या है। स्टूडेंट आप याद रखिए, कोई मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले उसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उसके असली मतलब को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़िया से इसे समझ सकते हो। मैथ्स के प्रति जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म होगा। तो ध्यान रखो, आज आपको ध्यान देना है कि लार्ज नंबर का मतलब क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर्स का कंसेप्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज जो आप बोलते हैं उसे हम कैसे डिटरमिन करते हैं, और अंत में इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम व्याख्या करेंगे। आपको बतला दें कि यही वो तात्कालिक शब्द है, तात्कालिक कारण है जिसने कि कैलकुलस को जन्म दिया। सबसे पहले आप इसे देखो, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब यह चेंज को दर्शाता है। चेंज मतलब मान लो कि x में कोई चेंज हो रहा है तो इसे ही हम डेल्टा x कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है और कुछ ही देरों के बाद 60 हो गया तो आप क्या बतलाएंगे, स्टूडेंट्स की संख्या में कितना वृद्धि हुआ, कितना चेंज हुआ, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10। और इसी चीज़ को कैलकुलस में हम कहेंगे डेल्टा x इक्वल्स टू 10। यहाँ पर कि x क्या है, यहाँ x हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दर्शाता है। अब एक नया कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ लार्ज नंबर। क्या मतलब है ये? लार्ज नंबर को हम यूजुअली इन्फिनिटी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर नहीं है। ये जस्ट एक आइडिया है रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ी संख्या।
इन्फिनिटी रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, और ये लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर को नंबर लाइन एक्सिस पर दर्शाना संभव नहीं है। यही कारण है कि इन्फिनिटी के ऊपर में मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशंस काम नहीं करता। स्टूडेंट, लार्जेस्ट नंबर्स इन्फिनिटी के कंसेप्ट के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है, इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल नंबर्स का क्या मतलब है। ध्यान से देखो, यहाँ आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें हमने कागज़ का टुकड़ा लिया है, उसे हम दो भाग में बांटते हैं। तो प्रत्येक भाग हमारा पूर्व का क्या कहलाएगा, हाफ, राइट। अब जो ये हाफ बचा उसे आप फर्दर दो भाग में बांटिए, तो अब जो आपके हाथ में मिलेगा वो ओरिजिनल का कितना कहलाएगा, 1/4। इसी प्रकार से आप इस कागज़ के टुकड़े को डिवाइड करते जाओ, कितना बार, इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करने के बाद अंतिम में जो आपके हाथ में बचेगा वही है इनफाइनेटिसिमली स्मॉल नंबर। स्टूडेंट, आपको यहाँ से जीरो की एक नई परिभाषा देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। अब आप सोचिए, इनफाइनाइट टाइम्स तक इस कागज़ के टुकड़े को डिवाइड करने के बाद जो आपके हाथ में मिलेगा वो कितना बड़ा रहेगा। क्या आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो है। न्यूटन्स ने इसे जीरो नहीं कहा बल्कि टेंड्स टू जीरो कहा। चलिए, एक सिंपल सा चीज़ है रेट ऑफ चेंज। हम सभी आदमी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है। आपको समझने के लिए हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया 2020 क्रिकेट मैच के रन स्कोर का। ध्यान से देखो, शुरू हुआ है मैच तो 0 रन था, देखा गया 5 ओवर के बाद उसने 25 रन बनाया, 10 ओवर के बाद 82 रन, 15 ओवर के बाद इतना, 20 के बाद इतना। अब आप जानना चाहेंगे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ओवर्स में रन रेट क्या रहा, तो आपको देखना होगा 5 ओवर के बाद कितना रन बना, 25। सो 25/5 करने से आपको मिला। बट अगर आपको लास्ट 5 ओवर्स में निकालना है तो क्या करोगे, लास्ट 5 ओवर्स का मतलब 15th ओवर से लेकर 20 ओवर के बीच में, क्योंकि ये 2020 मैच है। तो आपको यहाँ देखना होगा 20 ओवर के बाद है 170 रन, उसके पहले 15 ओवर के बाद था 135 रन। सो 170 - 135 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आपको लास्ट 5 ओवर्स के रन रेट आपको मिलते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल रन रेट निकालना है, मतलब पूरे 20 ओवर्स में कितना बना, तो 170 - 0 डिवाइडेड बाई 20 करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ क्या देखते हो, रन रेट कैसे निकला, चेंज इन रन डिवाइडेड बाय उतना रन बनने में कितना ओवर्स आपने कंज्यूम किया। इन फैक्ट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन रन्स with respect to change in hours and it is found by the formula। यहीं पर ध्यान से देखिए, चेंज इन रन्स के लिए कहेंगे डेल्टा ऑफ रन्स बटे डेल्टा ऑफ ओवर्स। सो रेट ऑफ चेंज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी बाय चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से समझिए, जब कभी भी हम मैथमेटिक्स में कहीं भी रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसी के रेशियो से हम निकालते हैं। अब असली चीज़ है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके कंसेप्ट को आप ध्यान से समझो, यही वो तात्कालिक कारण था जिसने कि कैलकुलस को जन्म दिया। क्या है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि 3 घंटे में कोई कार 120 किलोमीटर चलता है तो उसका एवरेज स्पीड आप क्या कहते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हुआ आपका एवरेज स्पीड का गणना। बट अगर हम किसी ख़ास क्षण में जानना चाहेंगे कि कार का स्पीड क्या था, ये कैसे निकलेगा? ध्यान से आप देखिए, आपके कार में जो स्पीडोमीटर है अगर वो बतला रहा है कि कभी वो 60 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम इट टुक एट द मोमेंट वी लुक एट द स्पीडोमीटर। मतलब जिस क्षण हम स्पीडोमीटर को देख रहे हैं उस क्षण में उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्षण का क्या मतलब, ध्यान से देखिए, टी समय के बाद
अगर कार हमारा st पोजीशंस पे है और जस्ट t प्लस डेल्टा टी यहाँ पर इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नंबर्स है, टेंड्स टू ज़ीरो है, यही हमें क्षण को बतलाता है। तो क्षण को व्यक्त करने के लिए हम इन्फाइनेटिसमली स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी को करते हैं। मतलब ड्यूरिंग द मोमेंट वी लुक एट द स्पीडोमीटर नो टाइम गोज बाय। ये ध्यान देने की बात है, किसी भी क्षण में कितना समय लगता है, क्षण को गुजरने में कोई समय नहीं लगता। और जब कोई समय नहीं लग रहा है तो उस समय में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कोई समय नहीं कवर हो रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है। सो जो हमारा स्पीड का कंसेप्ट है, जैसे आपने 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 कहा, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि 0 क्षण में, उस क्षण में हमारा डिस्टेंस कवर हुआ 0। लेकिन गणित की भाषा में 0 बाय 0 का क्या मतलब, इट इज़ अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्षण में 0 बाय 0 इज अनडिफाइंड। इन दिस मैनर द स्पीड एट एनी मोमेंट इज अनडिफाइंड। अब यहीं पर आपको समझना है कि अगर अनडिफाइंड है गणित की भाषा में, तो ये स्पीडोमीटर क्या कह रहा है, कैसे वो उस क्षण की बात करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्पीडोमीटर कंसेप्ट ऑफ लिमिट पर आधारित है। ये लिमिट का मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, उस मोमेंट को इंडिकेट करता है, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है। और फॉर इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नंबर डेल्टा टी जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यहीं से हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बतलाता है। और यही है आपका स्पीडोमीटर। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि स्पीडोमीटर का कंसेप्ट हमारा लिमिट के आधार पर है। वास्तव में जब न्यूटन्स ने सेलेस्टियल बॉडी के मोशंस के बारे में गणना कर रहा था, तो उसे उसके इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत महसूस हुई, और वो मैथमेटिक्स के तात्कालिक कंसेप्ट पर नहीं निकाला जा सकता था। तो वहीं से उसने लिमिटिंग वैल्यूज़ का कंसेप्ट दिया, और इसके आने के बाद उसका सेलेस्टियल बॉडी का गणना संभव हो सका। थैंक यू।